नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। आज हमने पढ़ा था जनसंचार के माध्यमों के बारे में और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी प्रमुख परंपरागत जनसंचार माध्यम की विशेषताएं और उनके माध्यम। विषय है हमारा जनसंचार और टॉपिक है हमारे चर्चा के बिंदु हैं पारंपरिक जनसंचार माध्यम, पारंपरिक जनसंचार माध्यम के विविध प्रकार, परंपरागत जनसंचार माध्यम की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत एक बृहद देश है। यहाँ पर अनेक जातियों, धर्मों, समुदायों के लोगों का निवास है। बिल्कुल सही है कि हम देखते हैं कि हमारे भारत जैसे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है, मतलब गवाह है कि इस देश में पारंपरिक जनसंचार माध्यमों का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है। बिल्कुल सही बात है कि हमने प्राचीन काल में देख लिया था कि जनसंचार माध्यमों का जो अस्तित्व है कि पहले डाक के माध्यम से किसी को संदेश कबूतरों के माध्यम से भिजवाया जाता, लेकिन संदेश का संप्रेषण चलता था। अंतर इतना सा है कि उसको अब आधुनिकता में आप टेलीविज़न ले सकते हैं, फ़ोन ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, नेट ले सकते हैं, लेकिन जनसंचार तो पहले भी होता था। हमें अपने इन परंपरागत जनसंचार माध्यमों का गौरव का अनुभव ही करना चाहिए। वास्तव में पारंपरिक जनसंचार माध्यम प्राचीन काल में तो महत्वपूर्ण से है ही, आज भी इनमें से बहुत ही जनसंचार माध्यम प्रचलित हैं जो हमें हमारी संस्कृति, धर्मपरायणता और विरासत की याद दिलाते हैं। भले ही आज इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का विकास हो गया है, किंतु फिर भी भारत में पारंपरिक संचार माध्यम आज भी अपना महत्व बनाए हुए हैं। लोक कला और लोक संस्कृति की परंपरा भारत में तो है ही, विश्व भर की भाषाओं और जातियों में भी वह प्रचलित रही है। पारंपरिक जनसंचार माध्यम में हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि इसमें वो सभी गुण विद्यमान हैं जो होने चाहिए। भारत में जितने पारंपरिक जन माध्यम उपलब्ध हैं, ये सभी ग्राम्य संस्कृति की देन है, सभी गांवों की देन है। समृद्ध लोक कलाओं के रूप में इस प्रकार के पारंपरिक माध्यमों का जन्म ग्रामीण परिवेश में ही हुआ है। ये माध्यम न केवल प्रभावशाली हैं, अपितु पर्याप्त, व्यापक और महत्वपूर्ण भी हैं। विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, ये सभी इनके साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। गरीबी और अशिक्षा के कारण हमारे देश में ये पारंपरिक जनसंचार माध्यम बहुत अधिक फल फूल रहा है। डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती का कथन है कि मानव के मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता तथा लोक साहित्य है। हमारे विचार से लोक साहित्य लोक समूह द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की परंपरागत मौखिक क्रम से प्राप्त यह वाणी है, जिसमें लोकमानस संग्रहित रहता है, एक साथ रहता है। मतलब पारंपरिक कला के विविध रूप हैं जिनमें लोक कथाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और कठपुतली आदि हमारे देश में अत्यंत प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हुए हैं। इन माध्यमों के द्वारा जनसंचार होता रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पारंपरिक जनसंचार माध्यम के प्रकार कौन से हैं। तो हमारे जो पारंपरिक जनसंचार माध्यम रहे हैं उनके प्रकार हैं लोकगीत, लोक गाथा, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कला और लोक कथा। परंपरागत जनसंचार माध्यम जन सामान्य की अनुभूतियों, भावनाओं, विचारों और परंपराओं आदि की सहज अभिव्यक्ति है। भारतवर्ष में पारंपरिक जनसंचार माध्यम अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्रदेश के अपने जनसंचार माध्यम हैं, किंतु समग्र रूप से हम इन्हें निम्नलिखित 6 रूपों में रख सकते हैं: लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नृत्य,
लोक नाट्य और लोक कला। इसके बाद हम देखते हैं कि परंपरागत जनसंचार माध्यम की विशेषताएं क्या हैं। तो परंपरागत जनसंचार माध्यमों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है कि पारंपरिक जनसंचार स्थानीय बोली, भाषा और क्षेत्र विशेष की संस्कृति लोगों की अभिरुचि के अनुरूप होती है। स्थानीय लोगों की रुचियों को संतुष्ट करने वाले होते हैं और एक प्रकार से इनमें लोकसभा की सहज अभिव्यक्ति होती है। पारंपरिक जनसंचार माध्यम मौखिक होते हैं, ये लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विकसित होती रहती है। तीसरा पॉइंट है हमारा, पारंपरिक जनसंचार माध्यमों का मंचन आडंबर रहित खुले आसमान के नीचे होता है। यह भी माना जाता है कि चांद और सूरज भी कभी कभी इनकी गवाह रहे हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, इनमें आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि पारंपरिक वाद्य यंत्र ही काम में लिए जाते हैं, जैसे ढोलक, झांझ, मंजीरा, पखावज, हारमोनियम आदि। इसका पांचवा पॉइंट है हमारा, पारंपरिक जनसंचार माध्यमों में भाग लेने वाले या उनके द्वारा मनोरंजन प्राप्त करने वाले लोग सादगी के साथ जमीन पर बैठ जाते हैं और कभी कभी पेड़ों की डाली, चबूतरों, सज्जों आदि पर बैठकर भी इनका आनंद लेते हैं। छठा पॉइंट है, पारस्परिक जनसंचार माध्यमों में लोकमानस को स्वाभाविक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ये वे माध्यम हैं जिनमें सभी धर्म संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और उदारता की भावना देखने को मिलती है। इनमें भेदभाव नहीं होता है। सभी धर्मों के लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब एक साथ अपना मिलके सब काम करते हैं। बिल्कुल भी भेदभाव इन धर्मों के लोगों के बीच में दिखाई नहीं देता और पूरे सद्भाव के साथ अपनी भागीदारी निभाते हैं। 7 पॉइंट है हमारा, प्रचार प्रसार की भावना इनमें नहीं होती है। ये उपदेशात्मक शैली का भी प्राय इनमें अभाव होता है। हमारा 8वां पॉइंट है, पारंपरिक जनसंचार माध्यमों को काम में लेते समय जो कलाकार इनमें भाग लेते हैं उनकी वेशभूषा, कहें कि पोशाकें सहज और सामान्य होती हैं। जैसी कथा वस्तु होती है उसी के अनुरूप पोशाकें बनाई जाती हैं। हमारा 9वां पॉइंट है, विद्वानों की धारणा है कि पारंपरिक जनसंचार माध्यमों का विषय ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक तथा काल्पनिक हो सकता है। हमारा लास्ट पॉइंट है कि इन संचार माध्यमों के द्वारा दर्शकों के मन में उठने वाले प्रश्न, शंकाओं और समस्याओं आदि का समाधान शीघ्रता से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। समाधान और शंकाओं की निवृत्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में शीघ्र संभव नहीं है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि लोक माध्यम लोक अथवा समुदाय को एक लंबी अवधि तक प्रभावित करते रहे। इनमें आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख आदि के अनुभूतियों की पूरी तरह सहजता के कारण अभिव्यक्ति होती रहती है। इस प्रकार आज भी इन पारंपरिक जनसंचार माध्यमों को विस्मृत करना संभव नहीं है। धन्यवाद।